जय सिया राम। राधे राधे। क्या जी आज का विचार भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन द सुमित पीर शो में। और हमेशा की तरह मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। आपका बहुत साधुवाद होगा, आभार होगा और हम आपके काफी इसके लिए शुक्रगुजार रहेंगे। आते हैं आपके विषय पे। एक बड़ा खुलासा करने वाला हूं आज भारत विचार पे। Jewish lobbies deal with Trump, Netanyahu halt ceasefire। ये है भारत विचार में आज का सब टॉपिक। देखिए, जो कुछ सूत्रों के माध्यम से पता लगा है वो ये पता लगा है कि जिविश लॉबी की एक डील हुई है ट्रम्प के साथ। अब ट्रम्प, आप जानते हैं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है इसको चलाती है जिविश लॉबी, और जिविश लॉबी बहुत पावरफुल है अमेरिकन इकोनॉमी में। इनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता अमेरिका में। और अमेरिका को चलाने वाला इकोनॉमिकली ज्यूइश लॉबी, और ज्यूज का पैसा हर जगह लगा है अमेरिका में। ये जकरबर्ग की बात करें, लैरी पेज की बात करें, ये जितने बड़े बड़े नाम है ये सारे ज्यू है। ट्रम्प के जो जमाई है कश्नर टॉप 10 ज्यूइश फैमिलीज में से अमेरिका की आते। बहुत अमीर ही नहीं इवांका के पति, अमीर के अलावा ज्यू भी और बहुत संपन्न टॉप 10 ज्यूइश फैमिलीज में आते हैं अमेरिका की। तो और ऐसा माना जाता है कि ट्रम्प का भी जुडाइज्म के प्रति काफी एक झुकाव है। और ट्रम्प, जहां तक मैंने उन्हें स्टडी किया, उनके क्रिश्चियन बिलीव्स और क्रिश्चियन फेथ्स को लेके भी काफी झुकाव। एक धार्मिक पर्सन आप ट्रम्प को कह सकते हो। ये एथियस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है। तो ये वैसे एथियस्ट कम्युनिस्ट बड़े डेंजर होते हैं साहब आजकल। कोई बात नहीं। एनीवे, तो ये जो हम ट्रम्प के बारे में बात कर रहे थे, तो ये था। अब ज्यूइश लॉबी ने एक डील की है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इजराइल के जो रिसोर्सेस थे वो ड्रेन हो रहे थे, और इजराइल को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था गाजा की लड़ाई में, क्योंकि इतनी लड़ाई के बाद भी हमास का आधा काट गया। हाँ, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी, सीरिया को निकाल दिया, पर इजराइल की इकोनॉमी और इजराइल के रिसोर्सेज पे काफी ड्रेन हो रहा था। और बात पीछे जो बाइडेन ने इजराइल को काफी नाइटमेयर्स दिए थे, काफी उनके लिए परिस्थितियां खराब कर दी थी। जैसे मैंने आपको बोला, वो बॉम्ब को ऑर्डर लगाया था, उन्होंने बॉम्ब नहीं भेजे। ऐसे कई सारे कांड ये कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं इजराइल का जो पैसा लग रहा था, जो आउटपुट निकल रहा था, वो बराबर नहीं था। तो ज्यूइश लॉबी ने कहा नहीं यार, और पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और फंड और सपोर्ट और चीजें लानी पड़ेगी। ज्यूइश लॉबी को ये जरूर पता था कि कमला बहन नहीं जीती, कमला देवी हैरिस, सॉरी, उसके न जीतने के कारण डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट को हेट करते, और ये हमारा मौका है ट्रंप के साथ डील करने का। ट्रंप को चाहिए पैसा, ट्रंप को चाहिए इकोनॉमी में स्टेबिलिटी। वो पैसा, वो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी, वो इन्वेस्टमेंट दुनिया भर से चैनलाइज करके अमेरिका में लाने की क्षमता किसकी है? ये क्षमता है ज्यूइश लॉबी की। और इनका जो वर्चस्व है, इकोनॉमिक वर्चस्व, दुनिया के हर कंट्री में। और अगर आप सोचते हैं कि इनका वर्चस्व सऊदी अरब में नहीं, सऊदी अरब चाहे दुनिया का सबसे संपन्न मुसलमान मुल्क हो, ज्यूइश लॉबी की वहां भी चलती है। मैं आपको बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक अच्छा काम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक घोषणा की। उन्होंने कहा अगर कोई $1 बिलियन, इनकी 8,500 करोड़ लेके अमेरिका आएगा, उसके लिए हर क्लियरेंस, हर दरवाजा खटाखट खोलना, इंक्लूडिंग एक अमेरिका में बड़ी टीडीएस क्लियरेंस होती है, एनवायरमेंट क्लियरेंस। कह रहा जी वो एनवायरमेंट क्लियरेंस भी हम आपके लिए करा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस भी डन है। और फिर जो उसके एसोसिएट, अगर आपको वीजा मिलना है, वर्क परमिट मिलना, जो भी है, फटाफट हो जाएगा। अब ये अमेरिका को, जो अमेरिका का डेट है, उसके लिए अमेरिका को कहीं $1 ट्रिलियन का इंजेक्शन चाहिए। अब $1 ट्रिलियन का इंजेक्शन तो व्यवस्था कर दी एमबीएस से, टैरिफ लगा के $2-3 ट्रिलियन और आ जाएंगे। बट ये जो माउंटिंग डेट है, इसके लिए एक तो पहले इंजेक्शन चाहिए, और ये 1-1 बिलियन वाली, 1-1 बिलियन वाली, 2-2 बिलियन वाली, ऐसी कई सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इसके लिए चाहिए एजेंट्स, इसके लिए चाहिए आपको सूत्रधार, इसके लिए आपको चाहिए जो दुनिया भर में आपके लिए काम कर सके। और ये दायित्व सौंपा गया ज्यूइश लॉबी। ज्यूइश लॉबी ने, ऐसा माना जाता है, ट्रंप को कहा ठीक है, हम आपके लिए इन्वेस्टमेंट लाएंगे, दुनिया भर से लाएंगे, और जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए उनकी व्यवस्था भी हम करेंगे। हमारे हाथ पैर बहुत बड़े हैं। और ये जो रॉथशिल्ड, रॉकफेलर है, आप जानते हैं कि ये किस आस्था में आस्था रखते हैं, तो इसके आगे मैं समझाऊंगा नहीं आपको कुछ।
ब्लैक रॉक में सबसे बड़ा वर्चस्व किसका है? ब्लैक रॉक के अंदर शायद अब $15 ट्रिलियन के से ज्यादा के एसेट्स का मैनेजमेंट है। $15 ट्रिलियन यहाँ कंट्रियों का जीडीपी नहीं होता। ये बहुत पैसा है दुनिया में, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी। मैं आपको एक चीज और आज हैरान करने वाली बताने वाला हूँ भारत विचार में। देखिए ये कम्युनिस्ट है ना, इनसे बड़ा फट्टू और इनसे बड़ा निकम्मा और इनसे बड़ा निकम्पू दुनिया में कोई नहीं है। ये कहते हैं ना अमीरों के पास पैसा जी, आके गरीबों में बांट दो, ये कर दो, सब कर दो। दुनिया की एक स्टडी है और ये वैलिडेट हो चुकी है। अभी दुनिया में जितने बिलियनर हैं इन सबका पैसा छीन लो, सबका पैसा छीन लो, और दुनिया में जितने लोग हैं सब में इक्वल बांट दो। मात्र 2 सालों में ये पैसा उनके पास वापस पहुंच जाएगा। ये दुनिया की वास्तविकता कि दुनिया में इतना कंट्रोल करते हैं, दुनिया में इनका इतनी पकड़ है। पैसा कमाना एक मानसिकता है। पैसा कमाना कोई मेथड या साइंस नहीं है, ना आर्ट है, एक मानसिकता है। ये हर एक के बस का नहीं, ये हर एक का काम भी नहीं, हर एक का फोटे भी नहीं। आप मुझसे बोलो शायद मुझसे होगा नहीं, तो जो मैं काम कर सकता हूँ वही कर सकता हूँ। और ये लोग मोस्ट ऑफ लोग चुपचाप रहते हैं। अब सऊदी में देख रहा था, ये एमबीएस के चाचा मामा जितने, कोई $18 बिलियन, कोई $20 बिलियन, आम बात है। और कुछ ऐसे जो बिल्कुल रडार के नीचे, कुछ ऐसे जिनका बड़ा फ्लैम्बॉयंट स्टाइल है, एमबीएस से बढ़िया लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। 15-15, $20-20 की मिल्कियत है इंडिविजुअल व्यक्ति की। तो अब ये जो दुनिया में ये जो पैसा फ्लोट कर रहा है, देखिए दुनिया का जीडीपी $110-120 ट्रिलियन के आसपास है, और उसका एक सब्सटैंशियल पार्ट इन बिलियनर्स के पास रखा है। और ये कहीं बिलियनर मिलकर ट्रिलियनर बनते, कुछ मल्टी बिलियनर्स है। अब इस सब का अगर इन्वेस्टमेंट लाना है ट्रम्प को, तो उसमें इनको ये एजेंट चाहिए, वो है जेविश लॉबी, जो ये काफी हद तक कुछ $1 ट्रिलियन का इंजेक्शन अमेरिका में लगा सकती है। तो जेविश लॉबी ने बिल्कुल कंडीशन रखी, बोला इजराइल भैया चाहिए, ज्यूज की सुरक्षा चाहिए, और ज्यूज का इकोनॉमी पे वर्चस्व बना रहना चाहिए। और टेक्नोलॉजी पे आप जानते हैं इजराइल और ज्यूज का वर्चस्व तो है ही है, और टेक्नोलॉजी पे और आईपीआर पे ज्यूज की सबसे ज्यादा नजर रहती है, जो अच्छी बात है जी, हमें भी उनसे सीखनी चाहिए। डील ये हुई, हम आपके लिए पैसा ला देंगे। ट्रम्प ने कहा मुझे 1.5 साल में पैसा चाहिए, बोला हम आपके लिए पैसा ला देंगे, आपको रिटर्न में इजराइल का प्रोटेक्शन है, और आपको इजराइल का और आपको ईरान का डेसिमेशन चाहिए। ईरान जब तक रहेगा मिडिल ईस्ट में, इजराइल कभी सेफ नहीं रहेगा, हमें ईरान का डेसिमेशन चाहिए। ये डील हुई है। तो एक सा ये जो आप देख रहे भी सीज फायर, इसमें अमेरिका में पैसा लाया जाएगा, इसमें हथियार बनाए जाएंगे, इसमें टेक्नोलॉजी पे और कब्जा किया जाएगा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मजबूत बनाया जाएगा, इसमें डोमिनेटिंग टेक्नोलॉजीज को और पावरफुल बनाया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा साहब? इसके बाद निर्णायक युद्ध होगा ईरान के साथ, जब भी होगा, जब भी उनका, देखिए बाकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल जाए, 6 महीने में 3 महीने में करना पड़े, ऐसा हो सकता है, बट ये प्लान है। आप देखेंगे अमेरिका में बहुत पैसा आने वाला है, और ये 1 बिलियन वाली स्कीम जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, ये बहुत सुपर हिट स्कीम होने वाली है। ये इनकी अरेंजमेंट है ज्यूइश लॉबी के साथ। तो ट्रम्प ने कहा भाई मेरे को भी आई ऑल्सो नीड फेस, तो क्या करना, बोला ये सीज फायर करना पड़ेगा, होस्टेज एक्सचेंज वगैरह करो, थोड़ा हमें भी अपना डंडा मिडिल ईस्ट में चलाना है, क्योंकि मिडिल ईस्ट वालों को शायद ये भ्रांति हो गई थी वो अमेरिका को चलाएंगे, हमें ये बताना, हम तुम्हें चलाएंगे, हम तुम्हें बताएंगे, मेरे ऑफिस में आने से पहले सीज फायर होगा। तो ये ट्रम्प ने उनसे डील की थी। ये जो सीज फायर है, इनमें इसमें बेंजामिन नेतन्याहू कंफर्टेबल है। ये राइट विंग वाले जो उनके बेन गवीर थे, जो उनको सपोर्ट करते थे, वो तो गवर्नमेंट छोड़ के निकल गए। इजराइल के लोग भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि कहते हैं यार कुछ होस्टेजेस के लिए जो इतने सिपाही मरे, उनका क्या, वो भी तो किसी का बच्चा था। तो ओवरऑल हाँ, एक इजराइल में भी अपोजिशन है, इजराइल की कैबिनेट बड़ी, पार्लियामेंट बड़ी हंग टाइप की रहती है, तो वहां भी राजनीति है, और दुनिया में भी राजनीति है। दुनिया में ये दिखाना जी हम बहुत आशावादी हैं, और पर एक चीज पे वो सट्टा लगा के बैठे हैं, और मुझे लग रहा वो सट्टा सही सही होता नजर आ रहा। अब जब इनकी बात कभी हुई होगी, बोला यार अगर हम ये करते रहे और अगर ये सुधर गए तो होगा क्या? मान लो ईरान सुधर गया, मान लो हमास सुधर गया, हिजबुल्ला फिर क्या करोगे? अब जाके ना ठोक दोगे? अब तो 90% गाजा तो आपने बर्बाद कर दिया, 17,000 जिहादी भी मार दिए हिजबुल्ला के, हमास के, सॉरी। अब आगे क्या करिएगा? तो उन्होंने बोला टेंशन मत लीजिए, कुत्ते की धूम है, ये कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेंगे, मतलब ये कभी सुधरेंगे नहीं। अब वही आज मुझे देखने को आया, तो मैंने कहा अब मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। हुआ क्या आज होस्टेजेस का एक्सचेंज होना था, 8 होस्टेजेस का, जिसमें एक इजरायली
सेना महिला थी, सैनिक थी, 20-22 साल की लड़की है, बच्ची है। अब इन्होंने क्या किया साहब, इन्होंने वही नाटक कर लिया बिल्कुल, वो ला इलाहा का पट्टा बाँध के और वो काले ड्रेस पहन के, मास्क बंद करके, बंदूक ऐसे ले लेके उसको परेड कराया, उसको बिल्कुल लोगों में से निकाला, अल्लाहू अकबर, ये सब जहाद-वहाद जो भी है वो सब चल रहा है। तो उसके बीच उनको परेड करा, उनके वीडियो बना रहे हैं, उनको ना अपनी माचोनेस दिखा रहे हैं। अब इज़राइल को काफ़ी लोग छोड़ने थे, जिनमें से कुछ लोग ऐसे जिनको लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहे थे इज़राइल में, और बहुत ड्रेडेड आतंकवादी थे मैं कहूँगा, जिन्होंने इज़राइल और इज़राइलियों पे हमला किया था। अब ये हुआ, और वहाँ जेनिन में क्या हुआ, वो इस्लामिक जिहाद और ये, अब इस्लामिक जिहाद और हमास साथ-साथ खेल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, साथ-साथ खेल रहे हैं। वो एक साथ कारवान में आ गए, वो हवा बंदूक ये वो, इतनी परिस्थिति खराब हो गई कि इज़राइल के टीवी पे देखते हुए लोगों की जान रुक गई, खासकर उनके पेरेंट्स की, जिनके बच्चे थे, उन्हें लगा यार आज नहीं होगा। वहाँ जो यूएन के, नहीं सॉरी, वहाँ जो रेड क्रॉस के लोग थे और जो वहाँ ग्राउंड पे रिपोर्टर्स थे, वो कह रहे जी ये सिचुएशन डेंजरस है, कभी भी इरप्ट हो सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है। मतलब 200-500 लोग वहाँ बंदूकें लेके पहुंचे, ट्रिगर पे हाथ, कह रहे कभी भी कुछ भी हो सकता है। लकली लड़की तो रिलीज हो गई, कुछ और लोग भी हो गए, पर इज़राइल ने ये जो 20 हाई प्रोफाइल थे, इनको फिलहाल रोक दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया सीज फायर, फिलहाल ठंड पाओ, सीज फायर करो। इसको लेके ये थोड़े बौखलाए हुए हैं, इसको लेके थोड़े बौखलाए हुए हैं, क्योंकि कल अगर मैं आपको बताऊं, कल मैंने आपको बताया था इज़राइल के जो मोसाड के हेड है, उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है भैया ये सीज फायर नहीं चलेगा। सीज फायर का फेज 2 मुझे नहीं लगता नेगोशिएशन शुरू होगी। अगर ये 20-30-33 लोग भी निकल गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके ज्यादा आप अपेक्षा ना रखें, कुछ ज्यादा होने वाला है। ये मेरा मानना है कि इससे ज्यादा अपेक्षा होने वाली नहीं है। और अगर आप देखें तो ट्रंप एक्सेलरेशन मोड में है। यहाँ चाइना ने डीप सीक निकाला है। डीप सीक भी क्या, डीप स्टेट का ही प्रोडक्ट है, उन्होंने चाइना को दे रखा था। देखिए डीप सीक की औकात नहीं है, बट हाँ न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए बहुत है। आज आप देखिए ये जैक मा ने भी एक एआई निकाल दी है। अब आप देखेंगे चाइना में मशरूमिंग ऑफ एआईज होगा, और इनका टारगेट में होगा भारत के लोग इसको यूज करें। अब मोदी जी के लिए एक और विपदा आ गई, जबकि मुझे सुनने में काफी क्रैक टीम इस पे काम कर रही है, ताकि हम इस मेनिस को रोक सके और इस मेनिस को कंट्रोल कर सके। पर मेनिस तो मेनिस है ना, कितना कंट्रोल करिएगा। यहाँ पे सीज फायर के न चलने के कारण हो गए, फिलहाल प्रिजनर एक्सचेंज रोक दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रिजनर एक्सचेंज रोक दिया। कल यहाँ वेस्ट बैंक में जाके उन्होंने 2 लोग फिर मारे इसराइल ने। वेस्ट बैंक में कार्रवाई चल रही कि वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद सक्रिय, और ये इस्लामिक जिहाद और हमास का एक साथ आना जेनिन में, ये एक चीज बताता है कि भाई वी आर बैक इन बिजनेस। और जो मैं हमेशा कहता था कि अगर जैसे सीज फायर होगा ये फिर जुड़ेंगे, चाहे 90% गाजा में मकान न हो, पानी न हो, खाना न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। इन्हें बंदूक दे दो, डीटीएच की टिकट पकड़ा दो। डीटीएच समझते हैं ना, डायरेक्ट हूर। डीटीएच की टिकट पकड़ा दो, ये लोग सक्रिय हो जाएंगे, इन्हें कोई टेंशन नहीं है। तो सर ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ईरान का विनाश 101% तय है, कोई नहीं रोक सकता उसे। और जो ईरान के लोग, अब जो अबाची जाके तालिबान से मिल रहा है, उस तालिबान से मिल रहा है जिसने खमेनी को 150 गालियां दी थी। तो खुद सोचिए ईरान की भी हालत पतली है। और जो सबसे बड़ी खबर है जिसका मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ये जीबीयूज इसराइल को मिले नहीं मिले, और मिलेंगे तो इनसे कब होगा क्या होगा। नजर हमारी बनी रहेगी, चीजें फिर बिगड़ती नजर आ रही है। और अब की बार जो मिडिल ईस्ट में रायता फैलेगा ये रुकेगा नहीं। और यहाँ इजिप्ट में गड़बड़ हो रही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। जुलानी अपने पत्ते चल रहा, भाई जुलानी तो कह रहा मैं प्रेसिडेंट बन गया फिलहाल। प्रेसिडेंट जुलानी, मैं अल शहारा जो भी अपना नाम बताता उसको जुलानी ही कहिए, आतंकवादी था। आतंकवादी को आतंकवादी कहना चाहिए। यहाँ जुलानी की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ हूतियों के साथ सुनने में आ रहा है माल मसाला ऑल पहुंच रहा है। और जॉर्डन में ये जो पैलेस्तीनी मूल के लोग हैं, जो लगभग लगभग आधा जॉर्डन की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, इनमें भी कुछ अंडर करंट्स पाए गए हैं। देखिए सारे ऐसे नहीं है, बट इनमें से कुछ लोग जरूर ऐसे जिनमें कुछ अंडर करंट्स पाई गई है। यहाँ किंग अब्दुल्ला खुद परेशान है यार, ये मतलब कहाँ फंस गया मैं। और यहाँ ट्रम्प अपने मतलब एजेंडा पे लगे। अभी तो उनका मिडिल ईस्ट में टेम्परेरी ट्रूस कराया, रशिया यूक्रेन की वॉर रोकनी है, और बहुत से काम में भी ट्रम्प के एजेंडा पे है।
कि चाइना से निपटना, भारत से निपटना है, भारत से अपनी जो मजबूती है, दोस्तियाँ उनको बढ़ानी है। उसके बाद फिर ईरान का नंबर आएगा। यहाँ चाइना कोशिश ये करेगा कि जो ट्रंप के सोचने का क्रम है, जो ट्रंप की कार्यशैली का क्रम है, इसको इंटरवीन किया जाए, इसको डिसरप्ट किया जाए। तो चाइना ज़रूर कोशिश करेगा कि कोई ना कोई थिएटर ऑफ कमांड खोला जाए। अब देखिए चाइना ट्रंप के आने से पहले वो 6th जनरेशन फाइटर, कभी वो नया अवैक वाला जहाज, कभी दूसरा 6th जनरेशन फाइटर, अब डीप सीक निकाल दिया। ये सारी चाइना की सुरसुरियाँ जो होती है, चाइना के हवाई फायर हैं और इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि डिसरप्शन करना, चीज़ों को हिलाना। हमारी नज़र बनी रहेगी क्योंकि मिडल ईस्ट अब की बार फटेगा, भयंकर फटेगा। बाय द वे क्रूड का प्राइस और गिरा है, इंटरेस्ट और गिर रहा है, पर अगर युद्ध होगा क्या ये होगा। अब ऐसे में चाइना क्या करेगा, ऐसे में रशिया में क्या करेगा, और कनाडा में भी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, राइट। ग्रीनलैंड वाले बौखलाए हुए हैं, डेनमार्क की हमारी बहन जी वो बौखलाई हुई है, वो इधर उधर भाग रही है। मैक्रोन और ओलाफ और यूके वालों को लग रहा है यार ये तो हम तो गेम ऑफ थिंग्स में ही नहीं, क्योंकि कहानी सीधी सी है। देखिए चाइना के साथ करीब करीब $279 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था यूएस का लास्ट ईयर, और यूरोपियन यूनियन के पास 350 बिलियन। तो ऐसी परिस्थिति में तो देखिए प्रेशर कहाँ होने वाला है। तो यूरोप में कोई स्थिति अच्छी नहीं होगी, खासकर जर्मनी की बहुत वाट लगने वाली। मतलब चीजें आर चेंजिंग एट अ मच फॉर अलार्मिंग रेट। आई कुड विश कि ये प्रोग्राम लंबा होता। कल मैं संजय दीक्षित जी के साथ बैठा था तो 50-55 मिनट हो गए, कह रहे सुमित जी पता ही नहीं लगा 55 निकल गए। कह रहा यार फिर ऑफलाइन बात करें तो ये प्रोग्राम तो 2-3 घंटे का भी, तो तब भी हम बात करते रहते। मैंने कहा सर तब भी खत्म नहीं होता ये, और मैं आपको बताऊं 3 दिन बाद फिर 3 घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं, इतनी डेवलपमेंट्स होगी। बट एनीवे देखिए प्रोग्रामों की एक सीमा होती है, समय की एक मर्यादा होती है। मैं इसी के साथ अपने विचारों को यहीं पर रोकता हूँ और जरा आपसे निवेदन करता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को बढ़ने में मदद कीजिए। आपका बहुत आभार होगा, साधुवाद होगा। और हाँ, आप ये देख रहे हैं sumitpircollections.com। काफी लोगों ने कहा भाई इसका यूआरएल आप हमें भेज दीजिए, आपके व्हाट्सएप आए, आपके मेल आए, तो मैंने कहा यहाँ मैं टिकर में लगा देता हूँ सो दैट यू कैन सी एंड इट इज द बेस्ट एवर मोस्ट ऑथेंटिक आमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विच कैन चेंज योर लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। इसके बारे में मैं एक छोटा सा आपको प्रोमो वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, जरा मुझे 1 सेकंड दीजिए। आपने ये देखा, और इसमें अभी आने वाले टाइम में प्रोडक्ट रेंज और ऐड होने वाली है। फिलहाल तो इतनी है, अभी और होगी। और आप लोगों का पहले दिन जितना प्यार और जितना विश्वास मिला उसके लिए बहुत 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 साधुवाद। मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा और हमारी नजर बनी रहेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव।